हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 हुई थी उसका विषय गणित लेके आए हैं। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 10वीं के लिए है। और महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, और इसकी आपको पूरी आंसर शीट बताएंगे। लेकिन हम एक ही वीडियो में पूरा हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको 2-3 भाग में हल करके बताएंगे इस पेपर को। और इस पेपर से संबंधित जो प्रश्न आते हैं आपको कैसे आते हैं वो बताएंगे, और आप जो हल करते हैं उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप अंक कैसे प्राप्त होते हैं वह बताएंगे कि आपको कहाँ पे क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, तब आपको अंक मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कक्षा 10वीं विषय गणित हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का मुख्य प्रश्न पत्र को आंसर शीट सहित बताएंगे। और ये आपका 3 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा, और आपको मैक्सिमम मार्क कितने? 75। और टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, और 15 धन 1 यानी कि 15 प्रश्न आपको प्रिंटेड रहेंगे, और ब्लैंक 1 रहेगा, और सेट आपका ए। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1, उससे पहले आपने निर्देश पढ़ लेंगे। जो निर्देश दिए हैं ये हिंदी मीडियम वालों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c का आलेख का प्रकार होगा। तो जो द्विघात बहुपद है आपका, उसका जो आलेख का प्रकार होता है वह होता है आपका परवलय होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, परवलय। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, रेखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 एवं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है। तो आश्रित और संगत के लिए क्या आ जाएगा आपका? सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसे अनंत अनेक हल भी कहते हैं। आपको ये पूछ सकता है कि अनंत अनेक हल का ये सूत्र है। और इसके बाद जो ए नंबर का ऑप्शन है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो ये संगत है। ये कैसा है आपका? संगत है। तो इसमें इसका अद्वितीय हल का सूत्र हो जाएगा असंग। और इसके बाद आपका डी नंबर का है, ये कोई हल नहीं का सूत्र। तो ये तीनों सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिए। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पेपर में आपको 1 अंक का यहीं से पूछेगा। कंफर्म समझिए, आप किसी प्रकार से भी पूछ सकता है। आप हमारे वीडियो और देख सकते हैं, उसमें हमने आपको डिटेल समझाया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में दिया, द्विघात समीकरण a1x धन bx धन c बराबर 0 के लिए कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, ये कब कंडीशन आती है? जब ये बी वर्ग ऋण 4ac छोटा होता है 0 से। तो उसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए, ये बी वर्ग ऋण 4ac क्या है? व्युत्कीकर का सूत्र है। इसको कैसे दर्शाते हैं हम? डी से दर्शाते हैं। डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। जब ये आपका या बी वर्ग ऋण 4ac छोटा है 0 से, तो क्या होगा? कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि बराबर है तो बराबर की कंडीशन में क्या होगा आपको ये भी मालूम होना चाहिए, 2 बराबर वास्तविक मूल। क्या होंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल। ये बराबर की कंडीशन पर बी नंबर के लिए। और यदि डी बड़ा है किससे? 0 से, तो आपका यानी बी वर्ग ऋण 4ac बड़ा है 0 से, तो उस शर्त पे क्या करना पड़ेगा आपको? इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो ये तीनों कंडीशन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका सी नंबर, बी नंबर और डी नंबर, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में निश्चित आएगा। या ये पूछ सकता है डी मीन्स व्युत्कीकर का सूत्र क्या होता है? तो आप बता सकते हैं व्युत्कीकर का सूत्र बी वर्ग ऋण 4ac। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि ये बी वर्ग ऋण 4ac 0 से छोटा है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होते। यदि बड़ा है उस शर्त पे क्या बताना पड़ेगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और बराबर है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, AP ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद है। तो 11वां पद निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र याद होना चाहिए? आपका ये सूत्र होता है an बराबर a धन कोष्टक में n ऋण 1 गुणित d। यहाँ पे जो n जो है 11वां पद है, n मीन्स होता है 11वां पद। a क्या हो गया? प्रथम पद। n 11 पद कौन सा संख्या हो गई उसकी? और डी क्या होता है? सार्वंतर, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद का घटा देंगे तो अपने सार्वंतर। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद क्या हो गया आपका? ऋण 3। ये आपका जो प्रथम पद है ये क्या हो गया? ऋण 3। ए का मान हो गया। एन का मान कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि आपको 11वां पद याद करना है। लेकिन डी का मान मालूम है क्या? नहीं। तो डी का मान मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। द्वितीय पद क्या है हमारा? ऋण 1/2। इसमें से किसको घटाएंगे? ऋण 3 को घटा देंगे। अब घटाते हैं, चलिए इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आ गया? 2। यहाँ क्या बचा आपका? ऋण 1। ये ऋण ऋण का क्या हो जाएगा आपका? ये धन हो जाएगा। कि धन 3 दूनी 6। धन 6 में से ऋण 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा?
धन 5/2। ये आपका डी का मान ज्ञात हो गया 5/2। अब आप इस सूत्र में मान रख दीजिए। देखिए ए एन का मान कितना है 11, 11 पद ज्ञात करना है। ए का मान कितना है -3, फिर धन एन का मान कितना है 11 -1 और डी का मान अभी हमने ज्ञात की 5/2। आप इसको हल करके देखेंगे तभी आप इसका आंसर ला पाएंगे। और ये सवाल पेपर में पूछ सकता है। -3 धन 11 में से 1 घटाए कितना आ गया 10 गुणित 5/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये क्या करेंगे हम, -3 धन 5 का 5 गुणा की तो 25 आ गया आपका ये, और 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी नंबर 22। इस प्रकार से आप हल करके देखेंगे तभी आपको आंसर मालूम होगा। तो आपको ये कोई भी पद याद करना तो उसका सूत्र ये याद कर लीजिए। ये पेपर में खालिस्तान सत्यासत्य में पूछ सकता है। और ये जो प्रश्न आपको बता रहे हैं ये 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं, और 2023-24 के पेपर में तैयारी कर लीजिए, आप आसानी से पास हो जाएंगे, अच्छी मार्किंग से पास हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल। एक थेल्स प्रमेय भी है, आपको थेल्स प्रमेय की परिभाषा पूछ लेता है तो उसकी परिभाषा भी याद कर लीजिए। तो देखिए जो प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल कब था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 640 से 546। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6वां। बिंदु P 3, 2, देखो P के बिंदु कौन से 3, 2 और Q के -2 और -3 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो बीच की दूरी ज्ञात करना है तो आपको बीच की दूरी का सूत्र भी मालूम होना चाहिए, तभी यहाँ से आप ऑप्शन का चयन कर पाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, हमको P और Q के बीच की दूरी याद करना। तो PQ बराबर करनी के अंदर क्या लिखेंगे आप, इसका दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए कि दूरी सूत्र क्या होते हैं। तो ये होगा आपका x2 - x1 पूरे का वर्ग, फिर धन y2 - y1 पूरे का वर्ग। अब यहाँ पे जो आपका ये 3 है, ये 3 क्या कहलाएगा, x1 कहलाएगा, और 2 क्या कहलाएगा आपका y1, ये x2 ये y2। तो आपको p की, अब x2 के मान कितना हो गया, हम मान रखते जाएंगे हम। चलिए इसको हल ही करके देखते हैं हम। x2 का मान -2, ठीक है। उसके बाद ऋण x1 का मान कितना है 3 पूरे का वर्ग, धन y2 का मान देख लीजिए, y2 का मान कितना है -3, तो ये y2 का मान -3 रखें। फिर ऋण y1 का मान कितना है 2, ये 3 ऋण 2 पूरे का वर्ग। अब इसको हल करते हैं हम। यहाँ पे भी आपको ये चिन्हों का भी नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे -2 और -3 है तो ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा ऋण 5 का वर्ग, ऋण 5 का वर्ग हो गया, धन ये भी ऋण 5 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे ऋण 5 का वर्ग 25, धन ऋण 5 का वर्ग 25, और 25 को 25 में जोड़े तो कितना आ गया 50। 50 का वर्गमूल निकाल लीजिए, यदि तो दशमलव में आएगा तो इसका वर्गमूल ये होगा 25 करनी 2, और ये 25 और करनी 2 का मान होता है 1.414। जब 25 का 1.14 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 7.07 लगभग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करके देखेंगे तभी आपको सही आंसर मालूम होगा, और इन्हें याद भी नहीं कर सकते आप। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, संख्या चेंज करके पूछ सकता है पेपर में। ये तो मैं आपको 2024 का पेपर हल करके बता रहा हूँ। इस प्रकार बच्चों आपके ये जो विकल्प थे सही विकल्प कंप्लीट हुए, कितने अंक के 6 अंक के। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आ जाएगा आपका सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आ जाएगा आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आ जाएगा बी, और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ए, और क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो गया बी। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है आप प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, कर्णी 3 एक खालिस्तान संख्या है। तो कर्णी 3 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। अब कोई जरूरी नहीं कि आपके पेपर में कर्णी 3 आए, आपको कर्णी 5 भी पूछ सकता है। कर्णी 5 भी क्या है, अपरिमेय। कर्णी 11, फिर जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो समझ लीजिए कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है
चर x के बहुपद px से में x की उच्चतम घात कहलाती है। देखिए जो चर x के बहुपद जो दिया आपको, ये px बहुपद दिया है, इसमें x की उच्चतम घात क्या होगी? तो जो उच्चतम घात होती है वो किसकी घात कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। तो आपके खालिस्तान में यहाँ क्या आ जाएगा? बहुपद की घात। मान लीजिए जैसे आपको एक बहुपद दे दिया px बराबर x की घात 5 धन 2x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 2x का वर्ग धन x धन 1, ये बहुपद दे दिया। तो ये कह रहा है चर x के बहुपद px, जो बहुपद आपका ये px रहेगा, जिसमें x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। तो आपका खालिस्तान में आ जाएगा बहुपद की घात। इसके बाद देखिए द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र क्या है इसका? तो द्विघाती सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका अध्याय 4 में दिया हुआ है। तो इसका द्विघाती सूत्र यहाँ पे लिख सकते हैं हम x बराबर ऋण b धन ऋण करने के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac पूरे के भागित 2a, ये द्विघात सूत्र है। और इसको और दूसरे नाम से ही पूछता है, इसका वो भी मालूम होना चाहिए कि द्विघात सूत्र को और क्या कहते हैं हम। इसको पेपर में एक साल पूछा था, तो देख लीजिएगा, पुस्तक में दिया है, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, तो इसको उस प्रकार से पूछ सकता है। तो ये आपका द्विघात सूत्र हो गया। फिर उसके बाद दिया आपका 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या है। तो आप इसको जब हल करेंगे पदों की संख्या, तो आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पदों की संख्या कितनी आएगी? 34 आएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। आप देखना, ये सब प्रश्न रिपीट किए गए प्रश्न है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, ये संगत चाप की लंबाई होती है। संगत चाप की लंबाई या त्रिज्या खंड की लंबाई का सूत्र पूछा है, तो इसका सूत्र होता है आपका, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका थीटा बटे 360 2 पाई r। और यदि लंबाई की जगह क्या पूछ लेता? क्षेत्रफल पूछता, तो थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग आता। लेकिन यहाँ संगत चाप की लंबाई पूछा है, तो इसका सूत्र क्या होगा? थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, वह लिख लेंगे इरेशनल, और जो आंसर आते हैं हमने अभी हिंदी मीडियम बता दिए वह नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सत्य या असत्य लिखिए। क्या करना है? सत्य या असत्य लिखना है। तो देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेप करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। सत्य या असत्य? तो बता दे रहे हैं। देखिए ये वृत्त हो गया, और इसको ये क्या कर रही है? वृत्त को दो बिंदुओं पर, एक बिंदु आपका ये हो गया और दूसरा बिंदु ये, दो बिंदु पर क्या कर रही है? करने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। तो बिल्कुल तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये सत्य आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला वाला क्या आएगा? सत्य। यहाँ लिख देंगे सत्य। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। बिल्कुल सत्य है ये, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। तो ये भी क्या आएगा? आपका सत्य आएगा। इसके बाद अगला है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर का घन है, जबकि आर गोले की त्रिज्या है। तो ये रॉन्ग है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर का घन, और यहाँ पे 1/3 दिया है, इसलिए कथन क्या होगा? असत्य होगा। ये कथन कैसा है? आपका असत्य है। जबकि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर का घन। अर्धगोले के आयतन, गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर का घन। इसके बाद देखिए त्रिकोण, चौथा नंबर, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, किसी वस्तु की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं, और दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो बिल्कुल सही, ज्ञात कर सकते हैं हम, ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं, और दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा सत्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। देखिए जो प्रेक्षण दिए होते हैं जिसमें सबसे अधिक बार जो आता है वो माध्य नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? वो बहुलक कहलाता है। तो बहुलक कहलाता है, तो ये कथन कैसा होगा? असत्य होगा। आपका ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ पूछा है दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, तो हमारा कथन असत्य है, माध्य नहीं कहलाता।
जो सबसे अधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, इसलिए कथन असत्य है। इसके बाद छठवां प्रश्न, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है, बिल्कुल सत्य आएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो पहला क्या आ जाएगा, ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू, पांचवा फॉल्स और सिक्स क्या होगा, ट्रू। तो इस पर ट्रू फॉल्स लगा लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे समझ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करना, स्तंभ अ और स्तंभ ब दिया है। पहले में दिया है साइन स्क्वायर साइन वर्ग 25 अंश धन काश वर्ग 25 अंश का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1। ये जो हमारा सूत्र होता है, आपको त्रिकोणमिति में सूत्र पढ़े होंगे, सौरसमी का 1, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1। अब ये जो 25 किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, कोण की वैल्यू है। यदि 25 जगह 75 भी दे सकता है, 65 भी दे सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है। साइन वर्ग 75 धन काश वर्ग 75 बराबर क्या होगा, तो 1 होता है। तो ये आपको सूत्र याद होना, साइन वर्ग थीटा धन काश वर्ग थीटा का मान कितना होता है 1। इससे और सूत्र बन सकते हैं आप, जैसे साइन वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। साइन वर्ग थीटा बराबर होता है 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। यदि आपको इसको घुमा के पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है, साइन थीटा बराबर, तो करनी के अंदर 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा, ये इस प्रकार। फिर इसी से एक बनाएगा, यदि क्या होता है कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। इन सूत्रों को याद कर लीजिए। या कॉस थीटा बराबर क्या होगा, करनी के अंदर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। तो ये सौरसमी का 1 के सूत्र हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद सेकंड सही जोड़ी देखते हैं। सेकंड वाले में क्या कहा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का सही मान होगा आपका ई नंबर। टेन थीटा का किससे मिलान कर देंगे आप, ई से मिला देंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ई नंबर। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक आपको टेन तो पूछा है, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सेक वर्ग थीटा ऋण 1। इसका होता है, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका एफ नंबर। ये आपकी शॉर्ट समी का 2 है। देखिए शॉर्ट समी का 2 क्या थी आपकी, शॉर्ट समी का 2 है सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन टेन वर्ग थीटा। ये भी पूछ सकता है पेपर में। अब देखिए यहाँ पे ये धन 1 का पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ऋण 1। तो सेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर क्या हो गया, टेन वर्ग थीटा। तो आपको ये भी पूछ सकता है, या इस प्रकार से पूछ सकता है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है पेपर में, सेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा इक्वल क्या होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आप 3 प्रकार से हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, पेपर में यहीं से पूछता है और त्रिकोणमिति ज़्यादा पूछता है सही जोड़ी में। इसके बाद है आपका टेन 30। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/3, तो इसका जी नंबर का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे टेन 30 का मान क्या होता है, 1/3। उसी प्रकार टेन 45 का मान होता है 1। और टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान करनी 3। मैं आपको जो प्रत्येक प्रश्नों में बता रहा हूँ, यहाँ से आपको पेपर में आना निश्चित है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में चेंज करके बताऊँगा, और आप तैयारी अच्छे से कीजिए। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी प्रकार के प्रश्न आपके कक्षा 10वीं के लिए प्राप्त होंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद अगला है प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5वां, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग। अभी आपको बताए थे हमने चाप की लंबाई का सूत्र थीटा बटे 360 2 पाई आर। उसी में बताए थे कि त्रिज्याखंड या चाप का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग। इसके बाद अर्धगोले का आयतन अभी बताया था, अर्धगोले का आयतन सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर का घन। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। ये आपके 6 अंक के थे। आपके यहाँ पे 4 प्रश्न कंप्लीट हुए, और 4 प्रश्न के उप प्रश्न कितने हो गए, 4 24 प्रश्न, 24 अंक आपको कंप्लीट करा दिए। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो बताए। इसके बाद आप इंग्लिश मीडियम वाले मैच कर लेंगे। जैसे फर्स्ट का आएगा आपका कौन सा, सी नंबर। टेन थीटा का आ जाएगा ई नंबर। सेक स्क्वायर थीटा -1 का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का सूत्र फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका सेक्टर का एरिया का, तो ये आ जाएगा डी नंबर। और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेस, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट
अब प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका क्या कह रहा है आपका। एपी, पहला नंबर, एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। देखिए बच्चों, आपको अभी मैंने जो आपकी सही विकल्प है उसमें बताया था एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, तो इसका सूत्र अभी आपको याद हो जाना चाहिए। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है ए एन बराबर ए धन कोष्टक में एन ऋण 1 गुणित डी। ये एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है। इसके बाद है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। देखिए आपको याद कर लेना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन क्या है, तो सुन लीजिए ध्यान से। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, या यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, ये अन्य दो भुजा हो गई, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा याद कर लेंगे। इसका तीसरा प्रश्न है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा बताइए। तो वृत्त की छेदक रेखा अभी हमने आपको बताए थे कार्य में 67 में कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं या छेदक रेखा कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होगी। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी या छेदक रेखा कहते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो बताइए, आपको याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है सी बटे ए। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या हो गया, सी बटे ए, या मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या हो गया, सी बटे ए। अब आपको शून्यकों का गुणनफल के साथ साथ कभी कभी योगफल पूछ लिया तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है ऋण बी बटे ए। तो इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला है प्रश्न नंबर 5, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। आपको यहाँ पे जो वृत्त की स्पर्श बिंदु है उसकी परिभाषा, तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6वां, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। अब किसका सूत्र कह रहा है, वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसका सूत्र होगा संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऋण संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से जो एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इस प्रकार बच्चों ये आपके प्रश्न नंबर 5 के 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 आता है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे देख लें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लेंगे अपने इसमें और बुक से तैयारी कर लेंगे। इसके बाद 6वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संख्या 6 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जो आपका प्रश्न नंबर 6 से लेके 6 से 17 तक कितने अंक के 2 अंक के प्रश्न रहेंगे और कैसे हल करना है और आपको कहाँ कहाँ अंक प्राप्त होंगे वो बताएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे हल सहित बता दिया हूँ। ये जो आपका प्रश्न है ये वाला, इस पर जो दिख रहा है आपको, ये संख्या 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखिए 6 के गुणनखंड निकाल लिए 2 गुणित 3 गुणित 1, 20 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 1, और यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा समान सारगुणज है वो है 2, तो इसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से निकालिए। अब आपके अंक कहाँ मिलेंगे, तो जो आपने इतना हल किया हो ना, ये इतना हल किए, इस पे आपको 1 अंक प्राप्त हुआ, और जी जो उत्तर लिखे हैं आपने इस उत्तर पे 1 अंक। इस प्रकार से 2 अंक प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ तक हल कर लिया और हमने इस प्रकार से उत्तर नहीं लिखे तो हमारे अंक कट जाएंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न था। अब उसके 8वें का प्रश्न, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये इस प्रकार आप 140 क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सभी को बन जाएंगे, 10वीं के बच्चे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो ये क्या होगा, 140 के अभाज्य गुणनखंड होगा ये। अब देखो 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, तो इस प्रकार से देखिए आपने इतना हल किया तो इस पर 1 अंक प्राप्त हुआ, और ये जो है इसमें जो है आपको 1 अंक प्राप्त हुआ।
तो इस प्रकार यहाँ से आप 2 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों आपको प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, 10, 11, 12 सभी प्रश्न आपको 23 प्रश्न हैं आपके, वो प्रत्येक 23 प्रश्न समझाएंगे। और ये कक्षा 10वीं का सत्र या कब का पेपर है, सन 2024 का प्रश्न पत्र है, उसको हल करके बता रहे हैं किस प्रकार अंक मिलेंगे वह बता रहे हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न क्रमांक 6 तक बताए। अब उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 से लेके सेकेंड भाग में 7 के आगे के प्रश्न बताएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो अभी जो वर्ष 2024 का जो प्रश्न पत्र था उसके जो प्रश्न थे, प्रश्नों के हल बताए, ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।